गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था कि किस तरीके से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच को डिटरमाइन किया जाता है, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट के बारे में। और लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखा था, जो सिलेबस में नहीं है फिर भी क्वेश्चंस हमारे बुकलेट में मिल जाते हैं, जिनमें ऐसा सॉल्ट जिनके अंदर एम्फीप्रोटिक एनायन होता था या पॉलीवैलेंट एनायन होता था। तो आज की क्लास में हम लोग बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं कि बफर क्या होता है। तो अगर जस्ट हम लोग थोड़ा सा देखें तो हम लोगों ने पीएच डिटर्मिनेशन के टाइप में मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हमने देखा था केवल एसिड को डिसॉल्व किया जाए तो पीएच किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के हमने एसिड लिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने क्या किया था, केवल बेस को डिसॉल्व किया था और उसकी वजह से हमने एसिड को देखा था, पीएच को देखा था कि क्या होने वाला है। और तीसरे पार्ट में अगर बताऊं तो तीसरे पार्ट में हम लोगों ने एसिड और बेस दोनों को एक साथ डिसॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने केवल केस 1 लिया था। केस 1 कौन सा था हमारा, जिसमें व्हेन एसिड एंड बेस बोथ आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, जिसमें एसिड और बेस का हमने इक्वल प्रोपोर्शन लिया था। अब अगर अनइक्वल प्रोपोर्शन लेंगे तो क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन लेने पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वो पूरा हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर आता है, जिससे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना। तो हम लोग अगर जस्ट मैं बताऊं, एक बार हमने पार्ट 1 देखा था, पार्ट 1 में केवल और केवल किसकी वजह से पीएच देखा था हमने, एसिड्स की वजह से। पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 में हमने किसकी वजह से केवल और केवल देखा था, बेस की वजह से देखा था। और अगर हम लोग पार्ट 3 की बात करें तो थर्ड पार्ट में जो हम लोग देखे थे उसके अंदर हमने एसिड भी डाला था बेटा, प्लस बेस भी डाला था। अब इसमें दो केसेस हो सकते थे, मैंने बताया था कि दो केस हो सकते हैं। पहला केस हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें क्या होता था, इक्वल अमाउंट में डाले जाए, दोनों किस में हो, इक्वल प्रपोर्शन में या इक्वल अमाउंट में डाले जाए। और सेकंड केस इसमें पॉसिबल है जिसमें अनइक्वल अमाउंट में डाले जाए, अनइक्वल अमाउंट। तो हम लोगों ने ये केस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो हमारा कौन सा पार्ट था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। जब अनइक्वल अमाउंट में डालते हैं तो बफर का पार्ट हो जाता है। तो आज हम लोग यही अनइक्वल अमाउंट वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग कि जब अनइक्वल अमाउंट में मिलाया जाए। केस 1 हमने देख लिया ऑलरेडी, जिसमें इक्वल अमाउंट में डाला था तो हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो रहा था। केस सेकेंड हम लोग डाल लेते हैं। केस सेकेंड अपने पास होगा, केस सेकेंड क्या होगा हमारे पास, व्हेन acid and base, when acid and base, when acid and base, when acid and base are mixed in unequal proportion, mixed in unequal proportion। अगर आपने एसिड और बेस को अनइक्वल प्रोपोर्शन में मिलाया तो उस केस में क्या होने वाला है आपका, ठीक है। तो देखो, एसिड और बेस को बेटा इक्वल प्रोपोर्शन में जब मिलाते थे तब तो सॉल्ट बन गया था। तो हमारा पूरा पार्ट था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। 4 तरीके के सॉल्ट हमने पढ़ लिए हैं। जब आप अनइक्वल अमाउंट में मिलाओगे तो एसिड या बेस में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। पिछले वाले केस में इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाया था तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट थे, इसमें केवल एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा और रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट भी बन जाएगा, ठीक है। और जो एक कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, उस सॉल्यूशन से खत्म हो जाएगा। मतलब एक कोई कंपोनेंट बचेगा और उसके साथ में क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा, जब अनइक्वल प्रोपोर्शन में मिलाएंगे। तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड, व्हेन एसिड एंड बेस आर mixed in unequal amount, are mixed in unequal amount, तो क्या होगा, कोई एक कंपोनेंट उसमें से खत्म हो जाएगा। then any one component will be finished from the solution, any one component will be finished after the reaction। रिएक्शन होने के बाद कोई एक कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनइक्वल अमाउंट में मिला है तो कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, चाहे एसिड चाहे बेस। एनी वन कंपोनेंट विल बी फिनिश आफ्टर द रिएक्शन एंड
and another component will remain in the solution with salt क्योंकि जैसे बेटा हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तुरंत क्या बोलता है, सॉल्ट और वाटर बचता है। तो एसिड या बेस में से कोई एक कंपोनेंट अगर आपका अनइक्वल अमाउंट में है तो कोई एक कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो आपके रिएक्शन के बाद क्या बचेगा, कोई एक कंपोनेंट बचेगा और साथ में क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। जो हमारे लिए केस पढ़ना है बफर के लिए, उसके लिए वीक एसिड या वीक बेस में से कोई एक पार्ट बचना चाहिए। तो उसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, व्हेन वीक एसिड और वीक बेस remaining in the solution after the reaction, when weak acid or weak base remaining in the solution after the reaction with its strong counter ion, then that type of solution is known as buffer solution, ठीक है बेटा। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिएक्शन के बाद या तो वीक एसिड बचा हो या तो वीक बेस बचा हो और साथ में स्ट्रॉन्ग काउंटर आयन उसका बचा हो, क्योंकि हमें पता है जो वीक होता है उसका काउंटर आयन क्या होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। काउंटर आयन मतलब कंजुगेट पार्ट जो होगा वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर हमारे रिएक्शन में वीक एसिड या वीक बेस के साथ रिएक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग काउंटर आयन भी बचा है तो उस तरीके का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हमारे लिए बफर सॉल्यूशन कहलाता है। और मतलब क्या है, जैसे वीक एसिड लिया बेटा हमने, वीक एसिड को रिएक्ट करा दो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जैसे ही वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तुरंत आपका क्या बनने वाला है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना, सॉल्ट प्लस वाटर। चूंकि मुझे अगर बफर सॉल्यूशन इन दोनों को अनइक्वल अमाउंट में लूंगा तो या तो ये लिमिटिंग रेजेंट बनेगा या तो ये बनेगा। तो चूंकि बफर बनाने के लिए लिमिटिंग रेजेंट हमने किसको मान लिया, स्ट्रॉन्ग बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन से खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर खत्म हो जाएगा तो सॉल्यूशन में क्या बचा रहेगा, वीक एसिड बचा रहेगा और साथ में सॉल्ट बचा रहेगा, है ना। सॉल्ट मतलब उसके काउंटर आयन से ही बना होगा सॉल्ट। अगर ये CH3COOH ले लिया एसिटिक एसिड और यहाँ पे बेटा आपने NaOH ले लिया तो आपका सॉल्ट कौन सा बनेगा, CH3COONA, है ना, सोडियम एसीटेट। तो वीक एसिड और उसका काउंटर आयन बचा हुआ है मतलब सॉल्ट के फॉर्म में, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर। इस तरीके का सॉल्यूशन हमारे लिए कैसा कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाता है। और दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि वीक बेस हमने लिया और वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा दिया तो एसिड और बेस तुरंत रिएक्ट करते ही क्या बनाने वाले हैं हमारे लिए, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो ये तो खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन से, तो बचेगा क्या, वीक बेस बचा रहेगा और साथ में कुछ सॉल्ट का भी फॉर्मेशन हो चुका होगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को बोला जाता है बेसिक बफर। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक बफर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आइडिया है हमारा बफर सॉल्यूशन का थोड़ा सा, क्योंकि जब अनइक्वल पार्ट में मिक्स करोगे आप दोनों को ना, अनइक्वल प्रोपोर्शन में, एसिड और बेस का इक्वल अमाउंट नहीं है, देन एनी वन कंपोनेंट विल बी फिनिश, एक खत्म होगा और अदर विल बी रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन विद द सॉल्ट, सॉल्ट के साथ बचा रह जाता है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, अगर वीक एसिड या वीक बेस का पार्ट रिएक्ट कराया जाए और हमारा स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट खत्म हो जाए अगर, तो वीक के साथ उसका सॉल्ट बचा रहेगा तो एसिडिक बफर, अगर एसिड के साथ है तो बेस के साथ रहेगा तो बेसिक बफर। तो अब हमें यही आइडिया लेना है आखिर कि ये बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमें यही बफर सॉल्यूशन को ही अब पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट रीडिंग वही रहेगा बफर सॉल्यूशन, कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो अनइक्वल प्रोपोर्शन में मिलाने पे आपका सॉल्ट के साथ साथ कोई एक पार्ट और बचा रह जाएगा, ठीक है ना।
चलो तो हम लोग लिखते हैं बफर सॉल्यूशन। जो हमें पढ़ना है, अब हमें क्या देखना है, बफर सॉल्यूशन को ही समझना है कि आखिर ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन। तो बेटा पहले तो जनरल मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बफर, बफर का जनरल मीनिंग क्या होता है। तो अगर बफर के जनरल मीनिंग की बात करो तो बफर एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर से आप कुछ भी डाल दो या जिसके अंदर से कुछ भी निकाल लो, प्रैक्टिकली उसके अंदर कोई भी अमाउंट में चेंज दिखाई नहीं देता है। ऐसे को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, बफर। जैसे आपको बताऊं, कभी बाढ़ सुनामी ऐसे आ जाती है तो गवर्नमेंट अपना एक बफर स्टॉक अनाज का बना के रखती है, जिसमें से वो अनाज निकालती है और उस समय जब उस तरीके की आपदा आती है तो उस समय उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है ना अपने लोगों के लिए। तो वो भी एक तरीके का बफर स्टॉक बोला जाता है उसको, है ना। इसी तरीके से जैसे दूसरा एग्जांपल समझाऊं, अगर समुद्र में से आप 10 बाल्टी पानी निकाल भी लो और उसके अंदर 10 बाल्टी पानी डाल भी दो तो भी उसके अमाउंट में सिग्निफिकेंटली कोई चेंज दिखाई हमें नहीं देगा। तो ये जनरल मीनिंग होता है बफर का। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बफर सॉल्यूशन। मतलब हमारा डीलिंग किसके साथ है, हमारा डीलिंग तो पीएच के साथ चलता है ना। तो हमारे लिए बफर सॉल्यूशन का मतलब होगा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप थोड़े से अमाउंट में एसिड डाल दो या बेस डाल दो या डाइल्यूशन कर दो उसका, तो उसमें कोई प्रैक्टिकली पीएच में चेंज दिखाई ना दे। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो प्रैक्टिकली पीएच में चेंज नहीं दिखाई देता है जनरली ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और बाय डाइल्यूशन, उस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। चेंज से क्या मतलब है उसको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, फिर हमें बफर का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। जैसे मतलब मान लो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। What is pH of 1 liter of pure water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर नहीं दिया होता टेम्परेचर तो आप 25 मानते हैं, ठीक है ना। तो what is pH of 1 liter of pure water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात हमें पता ही है कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करोगे तो pH ऑफ प्योर वाटर कितना होता है बेटा, 7 होता है। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि न्यूट्रल होता है वाटर हमेशा किसी भी टेम्परेचर पे। पीएच वैल्यू भले ही चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, लेकिन 25 पे हमको ध्यान रखना है पीएच कितना होता है, 7। सेम यही क्वेश्चन मैं आपको अब नए तरीके से पूछ रहा हूं कि हमारे पास कुछ करो 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर है, इसमें 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर किसी कंटेनर में हमने लिया है, 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर, और इसके अंदर हमने 0.365 ग्राम ऑफ HCl, मतलब बेसिकली किसको, एसिड को। HCl मतलब क्या, एसिड है ना। तो अगर क्वेश्चन ये है कि 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर है, उसके अंदर मैंने 0.365 ग्राम ऑफ HCl को ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है इस सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डेल्टा पीएच बताइए कितना होगा, कि इसका पीएच की वैल्यू कितने अमाउंट से चेंज हो जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, पीएच चेंज कैसे निकालोगे। तो पीएच चेंज के लिए पहले इनिशियल पीएच पता हो, फिर फाइनल पता हो, फिर दोनों का डिफरेंस से देखेंगे ना। तो हमें पता है कि HCl एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये 100% डिसोसिएट होता है। जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा वही हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बन जाएगा, है ना। H+ आयन का कंसंट्रेशन वही होगा। तो अगर पहले बात किया जाए तो 1 लीटर ऑफ जब प्योर वाटर था तो इसका पीएच बेटा कितना होगा, 7 रहेगा। स्टार्टिंग में तो कितना रहेगा, 7। और जैसे ही आप इसके अंदर HCl को डाल दोगे तो इसका पीएच चेंज हो जाएगा। पहले तो न्यूट्रल वाटर था, अब कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में कंसंट्रेशन के बिना काम चलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करें, HCl का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ HCl बताओ, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं बेटा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से निकालेंगे। और मोल्स कैसे निकालोगे, तो मोल्स के लिए मैंने इसका मास दे दिया है कितना, 0.365 मास अपॉन मोलर मास कितना बेटा, 36.5। HCl का 35.5 इसका और 1 इसका, तो कितना 36.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितने में डाला जा रहा है, 1 लीटर के अंदर। तो ये हम देखें तो ये कितना आएगा, 10⁻²। 0.365 अपॉन 36.5 कितना आ जाएगा आपका, 10⁻²। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगा। और 10 के जो निगेटिव वैल्यू होती है यही बेटा हमें पीएच बताती है। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच अब कितना हो चुका है, 2।
इनिशियली पीएच कितना था 7 जब न्यूट्रल वाटर था। जैसे इसमें इतना स्मॉल अमाउंट में 0.365 ग्राम इतना कम अमाउंट में मैंने एसिड को ऐड किया तो पीएच कितना हो गया 2। और मुझसे पूछा है कि चेंज इन पीएच बताइए, तो चेंज इन पीएच बेटा कितना हो जाएगा 7 - 2 मतलब कितना हो जाएगा 5। कितने का चेंज आ गया सीधे 5 का। देखो इतना कम अमाउंट में मैंने डाला है 0.365 ग्राम का। चलो एक और मैं इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट दिखाता हूँ आपको, बेस ऐड करने पे भी किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये सपोज करो 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर है अपने पास, 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर, और इसके अंदर मान लो मैंने आपको 0.40 ग्राम NaOH का ऐड कर दिया। मतलब अब किसे ऐड कर रहा हूं मैं, बेस को। NaOH क्या है, बेस है, वहां तक कवर हो रहा है ना, ठीक है। तो अब हमने उसके अंदर 0.40 ग्राम NaOH मतलब बेस को ऐड कर दिया। और फिर से सवाल हमारा वही है कि आप बताइए कि डेल्टा पीएच क्या होगा, पीएच में कितना चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए भी क्या करोगे बेटा, इनिशियली पीएच इसका कितना रहेगा प्योर वाटर का पीएच, तो इनिशियली पीएच हमें 7 दिखाई देगा। और जैसे ही मैं डालता हूँ NaOH को तो एक इस तरीके का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो पहले इसका नया पीएच निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, वो कैसे निकालोगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से। और मोल्स कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिया है मैंने, 1 लीटर ही लिया है। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 0.40 डिवाइडेड बाई 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा मोलर मास कितना 40। तो 0.40 बाई 40 अपॉन 1, तो ये कितना आ रहा है बेटा 10⁻²। ये भी कितना आ रहा है 10⁻²। तो अगर 10⁻² NaOH है तो मुझे पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH माइनस भी कितना होगा 10⁻² ही होने वाला है। तो अगर OH माइनस 10⁻² तो POH कितना होगा बेटा 2 हो जाएगा। और अगर POH 2 है तो बेटा pH कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 14 होना चाहिए। तो pH कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। इसलिए अगर डेल्टा pH कोई मुझे पूछे तो डेल्टा pH भी कितना हो जाएगा 12 - 7 मतलब कितना हो जाएगा 5। तो मैंने आपको एक ऐसा अमाउंट दिया है, इतना कम अमाउंट देख रहे हैं 0.365 ग्राम 0.40 मतलब 1 ग्राम से भी कम। गलती से एसिड गिर गया या गलती से बेस गिर गया तो आपका पीएच देखो 5 से चेंज हो रहा है। ये तो मैंने ऐसे डेटा दिए हैं जिनमें पीएच 5 से चेंज हो रहा है। हमें बस आइडिया ये लेना है कि पीएच तो चेंज हो रहा है, पीएच तो चेंज होगा, चाहे स्मॉल अमाउंट में एसिड गिर जाए या बेस गिर जाए। तो नॉर्मल सॉल्यूशन से डील करने समय ये सब हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी होती है कि पीएच जनरली क्या हो जाते हैं चेंज। इवन आप खुले पानी को, अगर पानी को खुले बर्तन में आप रख देते हैं तो भी उसका पीएच चेंज हो जाता है। वो न्यूट्रल वाटर से कैसा हो जाता है, एसिडिक वाटर हो जाता है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट CO2 है, ये भी जेईई में पूछ लिया है कि अगर हमने वाटर को खुला रख दिया है तो किस नेचर का हो जाएगा। तो वाटर को आपने अगर खुला रखा है, बर्तन को ढक के नहीं रखा वाटर को, तो वो हमारा एसिडिक नेचर का हो जाता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो CO2 है उसके अंदर अगर डिजॉल्व हो जाता है तो डिजॉल्व होकर वो H2O + CO2 मिलके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देता है, और जिसकी वजह से उसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो पानी को अगर खुला छोड़ दो तो भी दिक्कत है। तो ये तो इवन पानी पे समझा है मैंने, किसी भी सॉल्यूशन की बात करो उसको खुला छोड़ेंगे तो उसके पीएच में चेंज हो सकता है ना। उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड आ जाए तो भी चेंज हो सकता है, स्मॉल अमाउंट में बेस आ जाए तो भी चेंज हो सकता है। तो हमें तो एक ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत है जिसका पीएच प्रैक्टिकली चेंज ही ना हो, है ना। तो उसी तरीके के सॉल्यूशन को हमें बफर सॉल्यूशन बोला जाएगा, जो सॉल्यूशन जनरली पीएच में चेंज को नहीं दिखाता है। जैसे बात करूं अगर मैं हमारे ब्लड सॉल्यूशन की, जो बॉडी के अंदर ब्लड सॉल्यूशन है, ये भी एक तरीके का बफर है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो ब्लड सॉल्यूशन है उसका भी पीएच रेंज फिक्स होता है। आप कभी देखो अगर कहीं चोट लगती है तो आपने बचपन में चूस लिया होगा खून को, तो उस समय आप देखोगे तो उस समय सॉल्टी थोड़ा सा टेस्ट आता है उसका, सॉल्टी लगता है आपको, है ना, क्योंकि उसका पीएच जो है बेसिक नेचर का होता है। थोड़ा सा ब्लड हमारा 7.2 से लेके 7.56 होता है, जो ब्लड का पीएच रेंज है 7.2 से 7.56 तक होता है। तो वो थोड़ा सा बेसिक नेचर का है। हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो पीएच हमारा चेंज होने लगे बॉडी का, अगर ब्लड का पीएच अगर उस रेंज में ना रहे, बार बार बदलता रहे, तो फिर उससे क्या होगा, उससे ये हो सकता है कि इंसान की डेथ हो जाए, है ना, कि आदमी जिंदा ही ना रहे, क्योंकि पीएच बार बार बदलेगा। आपको पता है ज्यादा एसिडिक हो जाएगा या ज्यादा बेसिक हो जाएगा तो हो सकता है हड्डियां ही गल जाए हमारी बॉडी की। तो ये सब दिक्कतें होती हैं।
तो बफर सॉल्यूशन हमारे लिए प्रैक्टिकली खूब इंपॉर्टेंट है। जैसे और मैं समझाऊं इसे, जैसे हम कोई दवा लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं, तो जो भी दवाइयां हैं वो सब केमिकल से ही बनी है। तो केमिकल या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा, इन्हीं में से किसी से मिलके बना होगा वो जनरली। अगर वो दवाई अगर डाइल्यूशन की वजह से उस दवा का पीएच चेंज होता, मतलब डाइल्यूशन की वजह से चेंज होने का मतलब आप 50 ml पानी में लोगे तो अलग पीएच है, 100 ml में लोगे तो अलग पीएच। तो आपको अगर पीएच उस दवा का चेंज होता रहता बार बार, तो डॉक्टर आपको दवा के साथ साथ एक लिक्विड की बोतल भी देता कि आप इतने अमाउंट में ही वाटर को लीजिएगा इस दवा के साथ, नहीं तो इसका पीएच चेंज हो जाएगा और बॉडी के अंदर अगर पीएच चेंज हो गया तो गड़बड़ हो सकता है ना, सीधा ऊपर जाने के चांस बन जाएंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी मेडिसिन वगैरह बनी होती है वो सब जनरली हमारी बफर सॉल्यूशन से ही बनी होती हैं। तो बफर का मीनिंग, पहले मेरा समझाने का मीनिंग था कि बफर को पहले फील कर लो कि बफर है क्या। बाकी तो हमें 3-4 दिन यही पढ़ना है, बफर सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से पीएच निकालेंगे। तो बफर सॉल्यूशन का आइडिया मैंने कंप्लीटली आपको दे दिया है कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका पीएच जो होता है कांस्टेंट होगा, है ना, सिग्निफिकेंटली चेंज होने वाला नहीं है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस और बाय डाइल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कॉमनली चेंज नहीं होता है, बाई एसिड ऐड हो जाए या बेस ऐड हो जाए या आप डाइल्यूट कर दो उस सॉल्यूशन को, तो ऐसे सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मेरा आइडिया पूरा देना था, पहले बफर को फील कराना कि बफर है क्या। अब बस अगर फील हो गया है तो बस हम लोग बफर को अब तुरंत लिखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया है बेटा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं होता है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो बफर सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। फर्स्ट चीज, सबसे पहली चीज हम लोग इसको क्या लिखते हैं? इसको डिफाइन करते हैं। तो इसके डेफिनेशन की बात करो सबसे पहले, तो डेफिनेशन क्या होगा बेटा बफर सॉल्यूशन का? अ सॉल्यूशन whose pH does not change, solution whose pH does not change on addition of, does not change on addition of small amount of, on addition of small amount of acid or base. A solution whose pH does not change on addition of small amount of acid or base or by dilution is known as buffer solution, is known as buffer solution। तो आई होप कि मीनिंग आपको क्लियर हो गया है कि बफर सॉल्यूशन क्या है। ये बोर्ड में आ सकता है आपका, क्योंकि अभी है ना महाराष्ट्र बोर्ड की किताब में 12th का चैप्टर बन चुका है, तो सीटी में भी आएगा आपके और बोर्ड में भी आएगा। तो डेफिनेशन वाइज आपको क्लियर होना चाहिए। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच चेंज नहीं होता है बाय डाइल्यूशन या ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या रीजन है कि बफर का पीएच जनरली चेंज नहीं होता? रीजन ये है बेटा, क्योंकि बफर के पास एसिडिक और बेसिक दोनों पार्ट मौजूद होते हैं। बफर के पास एसिडिक पार्ट भी होता है और बेसिक पार्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, इधर साइड में बताता हूं मैं, जैसे आपको मैंने बताया था अभी कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट जब बन रहा था आपको, या पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या दिया था बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे थे हम लोग, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो मैंने बताया था आपको स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग एजेंट है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? वीक एसिड और सॉल्ट। तो वीक एसिड में तो एसिडिक पार्ट होता है और जो उसका सॉल्ट होता है ना, उसके अंदर बेसिक पार्ट मौजूद होता है। कैसे? देखो, अगर वीक एसिड आपने CH3COH ले लिया और आपने मान लो बेस NaOH लिया होता, तो आपका सॉल्ट कौन सा बनता बेटा? CH3CONA बनता कि नहीं बनता? तो हमें पता है, देखो ये तो सीधा सीधा एसिडिक नेचर का दिख रहा है। CH3CONA में जो सोडियम है इसका तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हमने पढ़ लिया है पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये सॉल्ट है ना, इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, लेकिन इस एनायन का हाइड्रोलिसिस तो होगा, और एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो बेटा ये वाटर से H+ लेने का काम करेगा। इसका मतलब ये OH- को बढ़ाता है, और OH- को बढ़ाता है तो खुद किस नेचर का हो जाएगा? बेसिक। किस नेचर का? बेसिक। तो
वीक एसिड और उसका सॉल्ट अगर बचा रहेगा, अभी मैंने बताया, तो एक इस तरीके का होता है, एसिडिक बफर कहलाता है ना। तो बफर का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एसिडिक पार्ट भी मौजूद होता है और इसके अंदर काउंटर आयन की वजह से बेसिक पार्ट भी। अगर आपके पास वीक एसिड है तो उसका काउंटर आयन जो होगा वो कैसा होगा, बेस होगा, बताया ना, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, तो दोनों पार्ट मौजूद होते हैं। तो इसका रीजन यही है, तो हम लोग यही लिखेंगे, बफर सॉल्यूशन कंटेंस, बफर सॉल्यूशन कंटेंस both acidic as well as basic parts। ठीक है बेटा, बफर सॉल्यूशन जो होता है वो दोनों पार्ट कंटेन करके रखता है, आपका एसिडिक पार्ट भी और बेसिक पार्ट भी, तो ध्यान रखिएगा इसे। तो ये हमारा डेफिनेशन है किसका, बफर का, कि बफर होता क्या है। चलो सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं, तो सेकंड हमें बफर की प्रॉपर्टीज लिखनी है, कि बफर की आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज में वही जो मैंने अभी बताया वही सब है। तो आप प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे, इट हैज ए कांस्टेंट पीएच। बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, इसका पीएच एक कांस्टेंट होता है। पहली प्रॉपर्टी ये है बफर की। सेकंड प्रॉपर्टी बफर सॉल्यूशन की बात करो, सेकंड प्रॉपर्टी की, तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे कि पीएच डज नॉट चेंज, पीएच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे पीएच में कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करो, है ना, जनरली मैंने बता दिया आपको कि बफर का मतलब ये पीएच में जो चेंज को रेजिस्ट करे, है ना, पीएच में चेंज होने ना दे, तो पीएच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग ये भी बोल सकते हैं, पीएच डज नॉट चेंज, पीएच डज नॉट चेंज ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग। स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग का मतलब क्या है, बहुत देर तक आप अगर खुला भी छोड़ दो तो भी पीएच चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ एक और प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, लास्ट ये कह सकते हैं कि पीएच डज नॉट चेंज, पीएच डज नॉट चेंज, या ब्रैकेट में हम लोग बोल सकते हैं स्लाइटली चेंज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा तो चेंज होता ही है, स्लाइटली चेंज, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि जैसे 5 से चेंज हो गया था, वैसा नहीं होगा जो अभी क्वेश्चन करवाया था मैंने। पीएच डज नॉट चेंज, या ब्रैकेट में बोल सकते हैं स्लाइटली चेंज ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बफर की ध्यान रखते हैं, कांस्टेंट पीएच रखता है, डज नॉट चेंज, डाइल्यूशन पे चेंज नहीं होता, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, अकेला इसको बहुत देर तक छोड़ देंगे तो भी आपको पीएच चेंज होने वाला नहीं है, खुला छोड़ देंगे, और पीएच स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड करने पे भी जनरली चेंज नहीं होता है। ये हमारा पहला डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट प्रॉपर्टीज। थर्ड की बात करो हम लोग, तो थर्ड होता है बफर रेंज। बफर रेंज एक है ना, कि बफर रेंज क्या है, तो थर्ड हम लोग चीज देखने जा रहे हैं, बफर रेंज। थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं, बफर रेंज। तो बफर रेंज क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड का खुद एक रेंज है 7.2 से 7.56 के बीच, जिसके अंदर वो इफेक्टिव तरीके से ब्लड काम करता है। तो बफर रेंज का मतलब ये ऐसा रेंज जिसके ऊपर बफर हमारा इफेक्टिवली काम करेगा। तो बफर रेंज का मतलब होगा रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन, range of buffer solution over which it is effective, है ना, वो रेंज जिसके ऊपर हमारा बफर इफेक्टिव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर रेंज। रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन ओवर विच इट इज इफेक्टिव, उसी को हम लोग बफर रेंज बोलते हैं। हम लोग निकालेंगे अभी कि बफर रेंज किस तरीके से निकालते हैं, अलग अलग कुछ बफर रेंज होते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट की बात करूं अगर मैं बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो फोर्थ है बफर एक्शन। बफर एक्शन, ठीक है। तो बेटा बफर एक्शन का मतलब क्या है,
बफर एक्शन का मतलब है अगर बफर सॉल्यूशन के अंदर आपने स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड किया है तो बफर कौन सा ऐसा एक्शन करता है जिसकी वजह से वो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, उसी एक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बफर एक्शन। तो हम लोग ये बोलेंगे एक्शन ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन, एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ, एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस by which it resist change in its pH, action of buffer solution on addition of small amount of acid or base by which it resists change in its pH। अपने pH में चेंज को रेजिस्ट करने के लिए वो कौन सा एक्शन लेता है, वही हमारे लिए क्या कहलाता है, बफर एक्शन कहलाता है। ठीक है, फिफ्थ चीज की बात करें बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो फिफ्थ है हमारे पास टाइप्स ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर कि बफर सॉल्यूशन जो है वो बफर कितने तरीके का है। तो इसमें पहले हम लोग मेजर कैटेगरी देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ बफर में पहला कैटेगरी है आपका बेटा सिंपल बफर। सबसे पहला कौन सा है, सिंपल बफर। सिंपल बफर में तो कुछ है नहीं, सिंपल बफर का मतलब एक सिंपल होता है दूसरा मिक्स्ड होता है। तो सिंपल बफर में, सिंपल बफर का मतलब होता है ओनली वन कंपोनेंट, ऐसा जिसके पास केवल ओनली वन कंपोनेंट, केवल एक कंपोनेंट होगा, उस तरीके के बफर को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल बफर। और जो इसके अंदर मेजरली एग्जांपल जो हमें ध्यान रखना है कौन सा है, एक कंपोनेंट वाला, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस मतलब WA/WB टाइप का जो सॉल्ट होता है वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, सिंपल बफर में। जैसे WA/WB का मतलब क्या, CH3COONH4। तो आप देखो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आपका कौन सा पार्ट होता है बेटा, ये वाला, और ये वाला पार्ट देखो CH3CO- ये कहाँ से, ये वीक एसिड एसिटिक एसिड से आया है। NH4 कहाँ से आया है, NH4OH वीक बेस से आया है। तो जो वीक एसिड से पार्ट आया है वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारा इसका बेसिक पार्ट है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये H+ को लेगा, ठीक है। और NH4+ जो है ये हमारे लिए किस पार्ट की तरह बिहेव कर रहा है बेटा, एसिडिक पार्ट की तरह। तो आप देख सकते हैं वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बना होता है उसके अंदर एसिडिक पार्ट भी होता है और बेसिक पार्ट भी होता है। तो ये भी एक तरीके के बफर की तरह बिहेव करेगा। मैंने लास्ट क्लास में नोट करवा के लिखवाया था कि वीक एसिड और वीक बेस का जो बफर जो सॉल्ट होता है उसको डाइल्यूशन से कोई भी चेंज होने वाला नहीं है उसके पीएच वैल्यू में। रीजन क्या था बेटा, क्योंकि हमें पता ही है कि पीएच का फॉर्मूला क्या आता था इनके लिए, 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और आप देखो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं आता, मतलब हमारा वीक एसिड और वीक बेस का जो भी सॉल्ट है उस सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर पीएच कभी भी डाइल्यूशन से चेंज होने वाला नहीं है। इवन हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो H होता था वो भी डाइल्यूशन से चेंज नहीं होता था, किसका, वीक एसिड वीक बेस का। क्योंकि आप देखो इसके पीएच में कहीं भी आपको कंसंट्रेशन टर्म्स नजर नहीं आ रहा है, बाकी दोनों में कंसंट्रेशन आ रहे थे। और एस से एस बी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं था। तो देखो ये आपका वीक एसिड और वीक बेस वाले पार्ट में डाइल्यूशन से चेंज हो सकता है, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, वीक एसिड और वीक बेस का डाइल्यूशन के साथ चेंज नहीं होता है, बाकी दोनों हमारे डाइल्यूशन के साथ चेंज होते थे। तो वीक एसिड और वीक बेस भी एक तरीके का, इसका भी सॉल्ट किस तरह बिहेव करता है, सिंपल बफर बोला जाता है, बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सारा सॉल्ट किस में आता है, सिंपल बफर की तरह आता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं किसके अंदर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर हम लोग ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं,
कि इसका pH इस तरीके से आता है और जो कि कंसंट्रेशन से चेंज होने वाला नहीं है। और स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को ऐड करोगे, एसिड को ऐड करोगे तो ये पार्ट उसको न्यूट्रलाइज करेगा, बेस को ऐड करोगे तो आपका ये एसिडिक वाला पार्ट आपको न्यूट्रलाइज करेगा। तो पहला था हमारे पास सिंपल बफर। सेकेंड होता है बेटा हमारे पास मिक्स्ड बफर। पहला कौन सा था? सिंपल बफर, जिसमें केवल एक ही कंपोनेंट था। सेकेंड हमें जो पढ़ना है ये हमारा पूरा इसी को पढ़ना है, हमें सेकेंड वाला जो पढ़ना है मिक्स्ड बफर। सेकेंड इज आवर मिक्स्ड बफर। तो हमें जो पढ़ना होता है बेटा वो मिक्स्ड बफर को ही पढ़ना है। मिक्स्ड बफर में एक से ज्यादा कंपोनेंट रहेंगे, मतलब इनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स। मिक्स्ड बफर के अंदर कितने कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको बेटा? 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे। और ये भी फर्दर 2 तरीके का होता है। मिक्स्ड बफर भी जो है ये भी 2 तरीके का होता है, जो अभी हम लोग नाम ले रहे थे। पहला होता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और जो सेकंड होता है वो होता है बेसिक बफर। तो ये भी हमारे पास 2 तरीके का है, एक एसिडिक बफर है और दूसरा वाला बेसिक बफर है। तो पहले हम लोग एसिडिक बफर को देखेंगे और उसके बाद हम लोग कंप्लीट आइडिया लेंगे किसका? बेसिक बफर का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? एसिडिक बफर का। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर की बात करते हैं। तो देखो एसिडिक बफर, जैसा कि मैंने अभी बताया, एसिडिक बफर एक ऐसा बफर होगा जिसके अंदर आपका वीक एसिड मौजूद हो और उसके साथ उसका क्या हो? सॉल्ट भी मौजूद हो। वैसे बफर सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक। 2 कंपोनेंट होने चाहिए। सिंपल बफर में एक कंपोनेंट था, केवल क्या था? सॉल्ट था। किसका? वीक एसिड वीक बेस का। मिक्स्ड बफर में 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसमें भी एक एसिडिक बफर कैटेगरी है, दूसरा बेसिक बफर। हम पहले एसिडिक बफर को पूरा पढ़ेंगे। तो एसिडिक बफर आपने अगर समझ लिया है तो एसिडिक बफर का पूरा मिरर इमेज कौन सा होता है? बेसिक बफर, है ना। ये चैप्टर ऐसे ही चलता है, आप एक चीज सीख गए तो दूसरे में वही सिमेट्री दिखाई देगी। तो हम एसिडिक बफर को डिटेल में पढ़ेंगे और इसी का जस्ट मिरर इमेज क्या हो जाएगा? आपका बेसिक बफर। तो पहले एसिडिक बफर की डेफिनेशन की बात करें कि एसिडिक बफर कैसा बफर होता है। तो एसिडिक बफर एक ऐसा बफर सॉल्यूशन है जिसके अंदर वीक एसिड भी होता है और उसके साथ उसका सॉल्ट भी मौजूद रहेगा। उस तरीके को क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर। तो हम लोग यही बोलेंगे, सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड, solution containing weak acid and its salt with strong base. A solution containing weak acid and its salt with strong base is known as acidic buffer. Is known as acidic buffer. Solution containing weak acid and its salt with strong base is known as acidic buffer. तो weak acid रहेगा, ठीक है। जैसे weak acid की रिएक्शन आपने करा दिया किसके साथ? strong base के साथ। तो weak acid strong base से रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या बनाएगा? salt प्लस वाटर। यही दो चीजें बनने वाली हैं, सॉल्ट और वाटर। और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट होने का मतलब ये सॉल्यूशन से खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका? वीक एसिड बचा रहेगा कुछ। और ये खत्म कब होगा? जब वीक एसिड का अमाउंट स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा रहेगा। क्योंकि अब हम लोग अनइक्वल प्रपोर्शन में पढ़े हैं कि दोनों का अमाउंट क्या है? अनइक्वल है, सेम नहीं है अभी, ठीक है ना। सेम रहता तो ये खत्म होकर सॉल्ट बनता, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था। अभी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस एक कोई खत्म होगा तो मैंने स्ट्रॉन्ग बेस को लिमिटिंग रिएजेंट कराया तो बचेगा क्या? वीक एसिड और साथ में उसका क्या बच गया? सॉल्ट। तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट बचा है, अगर ये दोनों चीजें बची हैं तो इस तरीके के सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर बोलते हैं, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अब एसिडिक बफर के एग्जांपल्स की बात करो, ठीक है। तो इवन जेईई मेंस, सीईटी और नीट में तो डायरेक्ट एग्जांपल्स ही आपको पूछ लेते हैं ना। तो एग्जांपल्स कैसे होंगे? वीक एसिड होना चाहिए और उसके साथ उसका सॉल्ट होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल की बात करो, CH3COOH, तो ये हमारे लिए वीक एसिड है और एक सॉल्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ।
तो इसके साथ सॉल्ट मान लो CH3COO माइनस, अभी मान लो ये इसका कॉन्जुगेट आयन बनेगा बेटा, ये वीक एसिड का क्या बनेगा, सॉल्ट वाले पार्ट का कॉन्जुगेट आयन बनेगा। और ये सॉल्ट किसके किसके साथ हो सकता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के केटाइन के साथ तो सॉल्ट होना चाहिए। तो जैसे CH3CONA हो सकता था, यहाँ पे चाहे तो ये सॉल्ट की जगह पे CH3COOK हो सकता था, पोटेशियम एसीटेट हो सकता था, ये चाहे तो आपका CH3COO ट्वाइस कैल्शियम हो सकता था। इस तरीके से हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, थोड़ा स्लो आ रहा है क्या, ज्यादा ही स्लो था, ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है। तो इस तरीके के सॉल्ट हो जाएंगे हमारे पास, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, एसीटेट आयन आप ले लो, एसीटेट आयन को किसी भी केटाइन के साथ ले लो, ऐसा केटाइन जो कहां से आता हो, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस से आता हो, सही है क्या। तो स्ट्रॉन्ग बेस के केटाइन से जो आएगा बेटा उनको लेना है ना, उनके साथ जो बनेगा वो हमारे लिए आएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल की बात करो, ये मान लो फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल जैसे देखो फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का आप सॉल्ट बना लो किसी के भी साथ, तो HCO माइनस इसका आयन ले लिया मैंने, ठीक है, और इस आयन को किसी भी केटाइन के साथ जोड़ दो, HCOONA, कौन सा केटाइन, लेकिन किसी भी केटाइन का मतलब कोई भी नहीं, केटाइन किसका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस का होना चाहिए, क्योंकि उस सॉल्ट में इसी का केटाइन जाएगा ना, और इसका एनाइन जाता है, तो इसका एनाइन यहां आ गया और इसका केटाइन हम लोगों ने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका HCO ट्वाइस स्ट्रोंशियम मान लो आपका, इस तरीके से बेरियम है ना, जो भी है आपके इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमारे आते हैं किसके अंदर बेटा, एसिडिक बफर के अंदर आते हैं। चलो और एक दो एग्जाम्पल बस लिखते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखो थर्ड एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो जैसे आपका अगर मान लो ये बेंजोइक एसिड ले लिया जाए, ये आपका बेंजोइक एसिड है, और इस बेंजोइक एसिड के साथ मान लो मैंने सोडियम बेंजोएट को ले लिया, COONA प्लस सोडियम बेंजोएट, तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस का केटाइन ले लिया, तो ये भी एक तरीके का क्या है, एसिडिक बफर है। तो इवन क्वेश्चन से ही आ जाता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बफर, तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आना चाहिए, ये वीक एसिड है, ये उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जनरल रूल यही होता है बेटा एसिडिक बफर पहचानने का, कि एसिडिक बफर के लिए क्या चीज आपको दिखाई देगी, वीक एसिड रहेगा प्लस क्या रहेगा, इसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट आयन रहेगा, किसके साथ, वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस विथ, किसके साथ रहेगा उसका कॉन्जुगेट बेस, देखो वीक एसिड तो रहना ही रहना है, ठीक है, और उसका कॉन्जुगेट बेस है ना, एसिड का कॉन्जुगेट क्या आता है, बेस, तो उसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा विथ, किसके साथ रहेगा, किसके किसके साथ हो सकता है, या तो Na प्लस या K प्लस, जो भी हमने स्ट्रॉन्ग बेस पढ़े थे उनके केटाइन के साथ होना चाहिए। तो वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस विथ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, ठीक है, या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है, इन लोगों के साथ इनमें से किसी के भी साथ रहेगा। तो इस तरीके का सॉल्यूशन हमेशा कैसा बफर बनाने वाला है, ये हमेशा हमारा एसिडिक बफर की पहचान है बेटा, ध्यान रखना। तो एसिडिक बफर बनने की कंडीशंस क्या है, एसिडिक बफर बताएगा वीक एसिड होना चाहिए और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, और कॉन्जुगेट बेस के साथ कौन सा आयन लगा होना चाहिए, केटाइन, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस तो एनायन बनेगा, केटाइन कौन सा लगना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जो स्ट्रॉन्ग बेस के केटाइन होते हैं उनमें से कोई भी केटाइन हमारा मौजूद होना चाहिए। तो उस तरीके का सॉल्यूशन हमारे लिए कैसा बफर बनाएगा, एसिडिक बफर बनाएगा, ठीक है। और एक दो एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, जैसे थर्ड था, फोर्थ एग्जांपल देखो, जैसे H2S की बात करो अगर, H2S, तो H2S हमें पता है डाइप्रोटिक होता है, तो H2S के पास दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, कितना हो गया 43 मिनट का हो गया सर। तो ये आपका H2S क्या है हमारा, डाई, बेटा ये दो H प्लस देने वाला है, तो इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन,
तो जिनके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं बेटा वो दो तरीके का एसिडिक बफर बना सकते हैं। जैसे देखो ये H2S के साथ HS माइनस का एक बना सकता है पेयर, दूसरा ये चाहे तो HS माइनस के साथ S-2 का। जितना एसिडिक हाइड्रोजन दो हैं तो ये दो तरीके का बफर सॉल्यूशन बना सकता है, एक H2S का HS माइनस के साथ, एक HS माइनस का S-2 के साथ। क्योंकि हमारी पहचान यही है कि बफर के अंदर दोनों पार्ट में एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। जितने एग्जाम्पल थे सब में कितने का डिफरेंस था, एक H प्लस का। तो अब देखो H2S को HS माइनस के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर हम लोग एग्जाम्पल लिखें तो जैसे इसके अंदर H2S का किसके साथ, NaHS के साथ, तो ये एक तरीके का बफर है, एक तरीके का क्या है, एसिडिक बफर, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये देखो उसका सॉल्ट बना हुआ है, ठीक है, वीक एसिड के साथ। और इसी तरीके से हमारा NaHS का NaHS का Na2S के साथ, Na2S, तो ये भी देखो ये भी एक तरीके का बफर है, ठीक है, NaHS का Na2S के साथ। तो जिसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है वो दो बफर बना सकता है, एक तो H2S HS माइनस के साथ और एक HS माइनस का S-2 के साथ। तो ये दो बफर बनाएगा, एक तो ये भी बन सकता है, दूसरा ये भी बन सकता है। जिसके पास तीन होगा वो बेटा तीन बनाएगा। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, फिफ्थ एग्जाम्पल H3PO4, तो H3PO4 के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तीन है, तो ये तीन है तो ये तीन बफर बना सकता है। कौन कौन से तीन बफर बना सकता है बता सकते हो? सबसे पहला बफर बनाएगा बेटा खुद H3PO4, अपने में से एक H प्लस निकाल दे और उस H प्लस की जगह कोई भी इनमें से कैटायन को उठा के डाल दिया जाए। जैसे H3PO4 हो सकता है H2PO4 माइनस के साथ बना सकता है, ठीक है। फर्दर ये H2PO4 माइनस जो है ये हमारा HPO4 के ऊपर 2 माइनस के साथ, मैं कैटायन को नहीं डाल रहा हूं, आप उनमें से किसी भी कैटायन को रख के बना सकते हैं, ठीक है ना, बफर को। और हमारा HPO4 माइनस 2 जो है वो H2PO4 माइनस के साथ भी बफर बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन तरीके के बफर बना सकता है, क्योंकि इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन। तो ध्यान रखिएगा जिसके पास जितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वो उतने बफर सॉल्यूशन को बना सकता है। ये तीन बनाने के कैपेबल है, H3PO4, H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस का अगले पेयर के साथ एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए और ये उसके अगले पेयर के साथ आप कोई भी कैटायन इनमें से उठा के डाल सकते हैं। और बस एक चीज और हम लोग आज की क्लास में कर लेते हैं इसके ऊपर कवर, है ना, क्योंकि अभी आइडिया तो लग गया आपको बफर कैसे बनाना है। बफर बनाने के लिए एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, वीक एसिड मौजूद होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट पार्ट मौजूद होना चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। चलो तो एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन बस इस पे कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म एसिडिक बफर, कौन एसिडिक बफर को फॉर्म करेंगे। जैसे इसमें देखो छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम्पल तो आप समझ गए हैं पेयर में, अब देखो रिएक्शन के तरीके से भी दे सकता है। जैसे CH3COH प्लस NaOH 1:1 का रेशियो दिया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये बनाएगा कि नहीं बफर। सेकेंड है आपका CH3COOH प्लस NaOH, अब ये रेशियो दिया है 2:1 का दे दिया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें दे रहा है आपको H2S प्लस NaOH, ये भी 1:1 में दिया है। और लास्ट एक फोर्थ दे रहा है आपको H2S प्लस NaOH 2:1 में। तो इनमें से कौन बफर का फॉर्मेशन कर सकते हैं और कौन नहीं करेंगे। अब ये एडवांस लाइक अच्छे प्रॉब्लम है। तो देखो बेटा पहले में 1:1 में अगर आपने मिक्स किया है एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्ट, जब भी आपको दो अपोजिट आयंस मिलेंगे, मैंने बताया सबसे पहले यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन देम। तो जैसे आप इन दोनों में रिएक्शन लिखते हैं तो क्या आपका रिएक्शन के बाद क्या बनने वाला है, CH3CONA सोडियम एसीटेट प्लस H2O, क्योंकि ये एसिडिक पार्ट है H देने वाला है, बेसिक पार्ट है OH देने वाला है। पहले ऑप्शन में आपको 1:1 में मिक्स कराना है, इसका भी 1:1 मतलब इसका भी अगर 1 मोल लिया तो अगले वाले का भी 1 मोल लोगे।
तो बेटा अगर दोनों का इक्वल मोल ले लिया तो ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला बन गया ना, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट बनेंगे, ये भी एलआर लिमिटिंग रिएजेंट बनने वाला है और ये भी लिमिटिंग रिएजेंट बनने वाला है, मतलब दोनों सॉल्यूशन में फाइनली खत्म, ये भी खत्म होगा ये भी खत्म, तो बचेगा केवल और केवल क्या बचेगा, सॉल्ट। तो ये हमारे लिए किसका केस हो जाएगा बेटा, ये हमारे लिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो जाएगा, ये बफर बनाने वाला नहीं है, तो ये हमारे लिए गलत है, ये बफर बनाने वाला नहीं है क्योंकि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बन जाएगा। सेकंड में बताओ, सेकंड में क्या होगा, इसके 2 मोल दिए हैं और इसके 1 मोल दिए हैं, तो अब बेटा इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, इसके 2 दे दिया इसके 1 दे दिया 2:1 में, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा बनेगा, NaOH बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारे लिए एक्सेस रिएजेंट ये रहेगा, इसका मतलब इसका अमाउंट कितना, देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये हमारे लिए एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो हमारा ये लिमिटिंग रिएजेंट है, दूसरा वाला एक्सेस रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का रिएक्शन खत्म होने के बाद कोई अमाउंट नहीं बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, और इसका बेटा कितना बच जाएगा 2 - 1 मतलब कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और इसका कितना बचेगा आपका, इसका सॉल्ट का कितना बनेगा 1। तो देखो इस केस में हमारा वीक एसिड भी मौजूद है आपका और साथ में देखो सॉल्ट भी मौजूद है, तो अगर वीक एसिड और सॉल्ट दोनों मौजूद है तो ये हमारा एग्जांपल किसके कैटेगरी में आ जाएगा, एसिडिक बफर में आ जाएगा। तो ये हमारे लिए एसिडिक बफर का फॉर्मेशन करेगा। बाकी के 2 एग्जांपल भी वैसे ही चेक करने हैं सीधे सीधे। इन दोनों का रिएक्शन क्या होगा बेटा, H2S प्लस NaOH। तो देखो इनको फटाफट देखते हैं हम लोग, H2S और NaOH, तो ये एक H देने वाला है एक ये OH देने वाला है, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा, NaHS बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो देखो 1:1 में जब लोगे 1 ये भी है 1 ये भी है, तो ये भी खत्म ये भी खत्म, केवल क्या बचेगा NaHS, मतलब दिस विल बी केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जैसे ऊपर वाला समझाया वही है सेम। अगले में क्या होगा, 2:1 में अगर मिक्स कर दिया तो 2:1 में, तो देखो इसके तो 2 मोल लेने हैं और इसके कितने मोल लेने हैं 1 मोल, H2S के 2 मोल और NaOH के 1 मोल, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ये खत्म, और इसके 2 - 1 कितना बच जाएगा 1, और हमें पता है सॉल्ट का भी बनने वाला है 1, मतलब इस समय सॉल्ट भी मौजूद है और आपका H2S भी मौजूद है, तो H2S और NaHS दोनों मौजूद है, तो ये भी हमारा किसका केस हो गया, एसिडिक बफर का हो गया। ठीक है, और एक मैं काफी अच्छा दे देता हूँ, एडवांस लाइक प्रॉब्लम है, उसको आप ट्राई कर लीजिएगा, होमवर्क के फॉर्म में है, 5th वाला। H2S प्लस NaOH को क्या होगा अगर हमने 2:3 के रेशियो में मिक्स किया, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई करिए ना, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। H2S को NaOH के साथ, H2S का 2 मोल NaOH का 3 मोल अगर 2:3 में मिक्स किया तो क्या होने वाला है, क्या एसिडिक बफर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एज ए होमवर्क है। तो यहाँ से हम लोग बस अब pH डिटरमाइन करना सीखना है कि एसिडिक बफर का कंप्लीट आइडिया मिल गया हमें कि क्या होता है, तो हम लोग इसका pH किस तरीके से डिसाइड करते हैं और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच सर।